और थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री आवास पर हाई लेवल मीटिंग खत्म हुई है। करीब 4.5 घंटे की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। 3 दिन के अमेरिकी दौरे से लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी नॉन स्टॉप काम में जुटे हैं। बिल्कुल यही सिलसिला प्रधानमंत्री का अमेरिका में भी था। 65 घंटों में प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी मीटिंग्स की, कितनी डील्स फाइनल की, मोदी के अमेरिकी दौरे पर यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। दिल्ली से वॉशिंगटन तक, वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क तक, न्यूयॉर्क से वापस दिल्ली तक, अमेरिका दौरे के प्रधानमंत्री के 65 घंटे हिंदुस्तान के लिए बेहद अहम है। मोदी के अमेरिका दौरे की तस्वीरें आपने जरूर देखी होंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से पीएम मोदी की मुलाकात देखी होगी। क्वाड में भारत का वर्चस्व भी जाना होगा। I have great pleasure in welcoming His Excellency Narendra Modi. यूएन में मोदी का संबोधन सुनकर गर्व महसूस किया होगा। हम सबका प्रयास विश्व में शांति और सौहार्द बढ़ाएगा, विश्व को स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध बनाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का दौरा सिर्फ इतना नहीं था। ये वो तस्वीरें, मीटिंग है, मुलाकातें हैं जिनको सार्वजनिक किया जाना ही था। जहां पर कैमरा अलाउ था, मीडिया मौजूद थी, जिसको डिटेल देना पहले से तय होता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए ही अमेरिका नहीं गए थे। 65 घंटे के अमेरिकी दौरे में मोदी ने 24 मीटिंग की। 20 मीटिंग अमेरिका दौरे में हुई, 4 मीटिंग पीएम ने फ्लाइट में की। लेकिन इन सारी मीटिंग की डिटेल पब्लिक डोमेन में जारी नहीं की गई। प्रधानमंत्री जब अमेरिका के लिए रवाना हुए तो फ्लाइट के दौरान ये फोटो पोस्ट की थी। इस फोटो में प्रधानमंत्री कुछ पेपर वर्क कर रहे हैं। ये कौन सी फाइल थी जो पीएम मोदी के लिए इतनी जरूरी थी? इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। भारत से अमेरिका जाते वक्त मोदी ने 2 अहम मीटिंग की। ये मीटिंग वर्चुअल मीडियम से आयोजित हुई। फ्लाइट में पीएम ने कई पेंडिंग काम और फाइलों को पूरा किया। अमेरिका पहुंचने के बाद पीएम मोदी का शानदार स्वागत हुआ। वॉशिंगटन में पीएम मोदी को कंपनियों के सीईओ, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के पीएम से मीटिंग फिक्स थी। लेकिन होटल में पीएम मोदी का इंतजार कोई और भी कर रहा था। वॉशिंगटन के विलार्ड इंटरनेशनल होटल में प्रधानमंत्री के पहुंचते ही मीटिंग शुरू हुई। ये 3 इंटरनल हाई प्रोफाइल मीटिंग काफी देर तक चली। वॉशिंगटन में मोदी का मिनट का शेड्यूल फिक्स था। जैसे प्रधानमंत्री पीएमओ में काम करते हैं, वैसे उनका डेली रूटीन होता है। ठीक वैसा ही अमेरिका से ऑपरेट किया जा रहा था। यानी पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से भारत में कोई भी काम, कोई भी मीटिंग टाली नहीं गई, न पोस्टपोन की गई, बल्कि प्रधानमंत्री का वर्कलोड और भी ज्यादा बढ़ गया। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को हमारी टीम भी कवर कर रही थी। सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर पहले दिन से मोदी के एक कार्यक्रम, उनके रूटीन को स्टडी कर रहे थे। पीएम मोदी के साथ जो अधिकारी किसी दौरे पर जाते हैं, उनके मुताबिक मोदी पूरे टाइम सिर्फ काम करते हैं। प्रधानमंत्री का ये टैलेंट है। वे विदेशी दौरे में इंटरनेशनल और इंटरनल मुद्दे एक साथ हैंडल करते हैं। जो बाइडेन से मिलने से ठीक पहले पीएम मोदी ने 4 इंटरनल मीटिंग की।
लेकिन जब बाइडेन से मिलने मोदी पहुंचे तो वो एकदम तरोताजा थे। मोदी और बाइडेन की केमिस्ट्री को जिसने भी देखा वो देखता रह गया, क्योंकि ये दोस्ती पाकिस्तान से लेकर चीन तक के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। Welcome back. It's a great honor to see you. Very, very much. Thank you. मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि फिर से एक बार आपसे मिलने का मौका मिला। Indeed, it's a natural of real great happiness for me that I once again have an opportunity to meet you. Me as well. All right, come on. Please. Right there. That chair is occupied by the Vice President of the United States. Indian American. Yes. We're very proud. Oh, I'm proud too. Please, please. I think what we're going to do is bring in the press. The Indian press is much better behaved than the American press. I gotta watch out, they'll knock one another down. प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे की ये सबसे गौरवान्वित करने वाली तस्वीर है। जिन मूर्तियों को मोदी देख रहे हैं, जिनके बारे में पढ़ रहे हैं, जिनको अच्छी तरह समझ रहे हैं, ये हिंदुस्तान के सुनहरे इतिहास की सबसे यादगार निशानियां हैं। ये मूर्तियां, ये कलाकृति 300 साल से लेकर 4000 साल तक पुरानी हैं, जिनको लूटकर, चोरी से, स्मगलिंग करके विदेश पहुंचाया गया। इन ऐतिहासिक धरोहरों को वापस लाने का प्रयास काफी वक्त से किया जा रहा था। ये मूर्तियां बेशकीमती हैं, इनकी कीमत करोड़ों में है। ये कलाकृति 4100 साल पुरानी है। ये उत्तर भारत से अमेरिका पहुंचाई गई थी। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये कोई प्राचीन हथियार है, तो कुछ मानते हैं हजारों साल पहले किसी खास रीति रिवाज में इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। ये शिव पार्वती की ब्रॉन्ज प्रतिमा है जो 12वीं शताब्दी की है। ये मूर्ति तमिलनाडु से अमेरिका बेची गई थी। ऐसे ही भगवान गणेश की सैंडस्टोन मूर्ति है। ये भी 12वीं शताब्दी की और पश्चिमी भारत में मिली थी। इस मूर्ति में माता पार्वती का चामुंडा अवतार दिखाया गया है। पश्चिम भारत की 12वीं शताब्दी की मूर्ति है, चोरी करके अमेरिका पहुंचाई गई थी। 12वीं शताब्दी की बाल कृष्ण की मूर्ति तमिलनाडु से है। ब्रॉन्ज की नटराज मूर्ति 12वीं शताब्दी की है और दक्षिण भारत से गायब हुई थी। ये भगवान बुद्ध का सैंडस्टोन से बना चेहरा है जो 8वीं शताब्दी का है। प्रधानमंत्री मोदी अपने साथ 157 कलाकृतियां वापस हिंदुस्तान लाए। मोदी सरकार काफी वक्त से भारत की ऐतिहासिक कलाकृतियों को वापस लाने की कोशिश कर रही थी, जो अब रंग लाने लगी है। जिन जिन देशों में हिंदुस्तान से ऐसी मूर्तियां धरोहर अवैध रूप से मौजूद हैं, उनको वहां से वापस लाने की प्रक्रिया काफी वक्त से चल रही है। पिछले साल ही कनाडा ने 1913 में वहां पहुंची अन्नपूर्णा मूर्ति वापस की थी। मोदी सरकार विकास और इतिहास दोनों को साथ साथ लेकर चलती है। विकास का कतई ये मतलब नहीं होता कि हम अपने मूल्यों को, अपने इतिहास को, अपने पूर्वजों की निशानी को, उनकी धरोहरों को भूल जाएं। पिछली सरकारों और मोदी सरकार में कितना फर्क है वो जानिए। 1976 से 2013 तक सिर्फ 13 कलाकृतियां विदेश से वापस आ सकी, जबकि 2004 से 2014 तक सिर्फ एक प्राचीन कलाकृति वापस आई। 2014 से 2021 के बीच 200 से ज्यादा ऐतिहासिक धरोहरों को वापस वतन लाया गया और 119 कलाकृतियों को वापस लाने की प्रक्रिया अंतिम चरणों में है। भारत में सबसे ज्यादा मूर्तियों की चोरियां तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड और बिहार से हुई है। ज्यादातर चोरियां आजादी से पहले की हैं, जिनको दुनिया के अलग अलग हिस्सों जैसे कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, अमेरिका में बेचा गया। मोदी सरकार हर देश के संपर्क में है और वहां से देश की धरोहर वापस लाई जा रही है।
प्रधानमंत्री मोदी को अपनी धरोहर का सम्मान और सुरक्षा दोनों करना बखूबी आता है और जो मोदी कहते हैं वो 100% जरूर करते हैं। इस बार पीएम मोदी ने यूएन के मंच से पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को डायरेक्ट वार्निंग दी है, जो तालिबान के सहारे कश्मीर के नापाक ख्वाब दिख रहा है। जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। यूएन में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का असर पूरी दुनिया पर खासा पड़ा। अमेरिका में जिस तरह पीएम मोदी का स्वागत हुआ, उन्हें सम्मान मिला, इसी सम्मान से अमेरिका में रहने वाले भारतीयों का मान बढ़ा। अमेरिका की आर्थिक राजधानी है न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क का केंद्र बिंदु है टाइम्स स्क्वायर। इस वक्त मैं टाइम्स स्क्वायर पे ही खड़ा हूँ और टाइम्स स्क्वायर का नज़ारा देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना वाइब्रेंट जगह है। और वाइब्रेंसी की जब हम लोग बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका जो अमेरिका का दौरा रहा है वो भी बहुत वाइब्रेंट रहा है। आखिर यहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं वो उस दौरे को कैसे देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, साथ ही इनके जानने वाले जो अमेरिकी हैं वो कैसे देखते हैं। इंडियन डायस्पोरा के बहुत सारे लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इन सबसे बात करते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा रहा, अमेरिकी दौरा, ग्लोबल लीडर के तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इसमें कितना चार चांद लगाया इस दौरे ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, कैसा लगा आपका दौरा उनको देख के? और यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा के लोग जैसे उनका स्वागत कर रहे थे, ऐसा लग नहीं रहा था कि अमेरिका, ऐसा लग रहा था कि इंडिया में ही स्वागत हो रहा है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी से अच्छा तो पहली बात तो कोई लीडर हो नहीं सकता। वो अभी तक के बेस्ट लीडर रहे हैं और जब भी उनका अमेरिका का दौरा होता है तो मतलब अमेरिका में तो वाह होती है, यहाँ पे भी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। अच्छा, मोदी जी आ रहे हैं, उनको सुनना देखना ज़रूर वो चाहते हैं कि ये करें। क्वाड की जो मीटिंग हुई तो उसमें अमेरिकन राष्ट्रपति भी थे, ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष थे, राष्ट्राध्यक्ष थे, उसके बाद जापान के थे और मोदी जी थे। बट ओनली वन लीडर, मोदी जी ही ग्लोबल गुड। और कैसे ये क्वाड का जो एक चारों का कोलैबोरेशन है, पार्टनरशिप है, वो पूरी दुनिया को कैसे मदद करे, उसके बारे में बात कर रहे थे। कई सारी चीज़ें बोलनी चाहेंगे कि पहली तो बात ये कि नरेंद्र मोदी ने कई बार, न केवल एक बार, कई बार ये प्रूव कर चुके हैं कि वो विश्व के स्तर पे न केवल भारत को बल्कि कोएलिशन ऑफ कंट्रीज को जो लीड करने की क्षमता रखते हैं। नरेंद्र मोदी जो लाइट मतलब इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन हो रहा है, मैं तो बिल्कुल मानता हूं कि नरेंद्र मोदी के जो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस हैं और जिस तरह वो बाकी प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर से बात करते हैं, इंडिया को प्रोजेक्ट करते हैं, और कोई इंडिया में ऐसा लीडर नहीं है जो कर पाए। 65 घंटे के अमेरिकी दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने नॉन स्टॉप मीटिंग और डील की, कई बड़े प्रोजेक्ट की नींव रखी। मोदी अमेरिका में जरूर थे, लेकिन उनको वहां पर भी हिंदुस्तान वाला प्यार और सम्मान मिला। जब पीएम मोदी वापस हिंदुस्तान आने के लिए होटल से बाहर निकले तो उनके समर्थकों का हुजूम मौजूद था। अमेरिका के अपने सफल दौरे के बाद बाहर निकले हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जिस होटल में वो ठहरे थे वहां से निकल रहे हैं और स्थानीय समय के हिसाब से 11:45 पर उनकी फ्लाइट है। होटल से ठीक बाहर वो निकल रहे हैं और ये सारे वो लोग हैं जो कि स्वतः स्फूर्त, जब उन्हें ये पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर ठहरे हैं तो इंडियन डायस्पोरा के लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं उनका अभिवादन करने के लिए। पीएम मोदी ये देखकर पहुंचे हुए हैं। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी इस कोविड के दौर में भी सरप्राइज पीएम मोदी खुद उन लोगों से मिल रहे हैं।
ये समझा जा सकता है कि आखिर यहाँ पर इतने सारे लोगों के हुजूम में एक सक्सेसफुल अमेरिकी दौरे के बाद पहले वॉशिंगटन, उसके बाद न्यूयॉर्क में आज प्रधानमंत्री मोदी का जो संबोधन रहा। लॉन्ग लिव मोदी जी, लॉन्ग लिव मोदी। थैंक यू भैया, एकदम मजा में। थैंक यू सो मच मोदी जी, आप पे हमें गर्व है, आप पे हमें गर्व है। सर, आपके स्पीच के बाद लोग लगातार कह रहे हैं ग्लोबल लीडर का स्पीच था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत सारे लोगों ने हाथ मिलाए, उनसे बात करते हैं। पीएम मोदी से आपने सेकंड किया? हमने, हाँ यस, हम सेकंड किया, 2 दफे किया। कैसा लगा, क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छा हो, मोदी वर्ल्ड का बेस्ट मिनिस्टर है, वर्ल्ड में बेस्ट है। Such a humble person. मैंने उनसे हैंडशेक किया. I felt like कि the leadership I have shook hand with. So We are all very happy. उनको देखने के लिए आया, उनका हाथ 2 बार शेक हैंड दिया. I am very happy. I am very happy. Very excited, very happy. Modi ji came here and he met everyone, individual person. ये प्रधानमंत्री मोदी जी को दिखा रहे थे, पहले ये है खा रहा था और उन्होंने ऑटोग्राफ भी दिया है। ये ऑटोग्राफ आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे ऑटोग्राफ दिया है। होटल से ठीक बाहर निकलने के बाद ये तस्वीरों पे आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी। तो जब ये नरेंद्र मोदी आप देख सकते हैं। 15 घंटे की लंबी इंटरनेशनल फ्लाइट के बाद किसी का भी शरीर बुरी तरह से थक जाएगा, जेट लैग की समस्या भी हो जाती है और आराम करना जरूरी होता है। लेकिन अमेरिका से वापस आने के बाद पीएम मोदी ने बिना ब्रेक लिए काम जारी रखा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। 4 बजे प्रधानमंत्री ने हाई लेवल बैठक बुलाई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। इसके बाद ओडिशा में आए चक्रवाती तूफान गोलाब पर वहां के मुख्यमंत्री से बात की, रेस्क्यू मिशन की जानकारी ली। मोदी की वर्किंग स्टाइल, उनका डेडिकेशन, डिवोशन हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी है। तो प्रधानमंत्री मोदी का डेडिकेशन देखकर इमरान खान की हालत खराब है। पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ 2 बातों की चर्चा है। पहले नंबर पर है मोदी का भाषण और दूसरे नंबर पर है श्रीनगर में इंडियन एयरफोर्स का पराक्रम। इस्लामाबाद में चर्चा का सब्जेक्ट इमरान खान नहीं बल्कि मोदी है। डिप्लोमेसी के पराक्रम में इमरान खान बुरी तरह से हारे हुए हैं। इसके बाद मिलिट्री के मोर्चे पर भी इमरान और बाजवा पीछे रह गए। आज डल लेक पर इंडियन एयरफोर्स ने पराक्रम दिखाया और इसका असर लाइन ऑफ कंट्रोल के पार भी नजर आया, दिखाई दिया। आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए डिप्लोमेसी और मिलिट्री के फ्रंट पर पाकिस्तान का बैंड कैसे बच गया। श्रीनगर की डल लेक पर जब पहली बार फाइटर प्लेन गरजे तो 100 किलोमीटर दूर बैठा पाकिस्तान डर गया। नब्बे मिनट तक घाटी में पावरफुल सुखोई से लेकर सुपरसोनिक MiG-21 ने पराक्रम दिखाया और 90 मिनट तक बाजवा की निगाहें श्रीनगर पर टिकी रहीं। श्रीनगर में एयरफोर्स का ट्रेलर देखकर पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। मौका था आजादी के अमृत महोत्सव का, जिसमें एयरफोर्स ने अपने घातक फाइटर जेट्स को उतारा। एयर शो की शुरुआत भारत के MiG-21 बाइसन विमानों ने की। ये वही फाइटर प्लेन है जिसने पाकिस्तान को अपनी ताकत बालाकोट एयर स्ट्राइक के अगले दिन दिखाई थी। MiG-21 बाइसन है जो कि भारतीय वायुसेना के स्वॉर्ड आर्म्स स्क्वाड्रन का हिस्सा है। 3 की फॉर्मेशन में MiG-21 बाइसन जो कि 1965-1971 के युद्ध और कारगिल युद्ध में इसने हर चुनौती का सामना किया और फिर उसके बाद दुश्मन के खेमे को, पाकिस्तान को तोड़ जवाब दिया। यहाँ तक कि जब भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की तो उसके बाद जब पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारतीय लोकेशन को अटैक करने की प्लानिंग की, उस दौरान भी इन्हीं MiG-21 बाइसन, जिसमें
विंग कमांडर अभिनंदन थे, उन्होंने पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 को धराशायी किया। और इस समय डल के ऊपर पहली बार ये मौका है जब MiG-21 बाइसन, जो कि स्वॉर्ड आर्म स्क्वाड्रन का हिस्सा है, वो यहां पर फ्लाई कर रहा है। MiG-21 के बाद डल लेक के आसमान में सुखोई 30 MKI आए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बने सुखोई ने वायुसेना की गियर पावर को कई गुना बढ़ा दिया। दिन हो या रात, सुखोई 2500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और यह सबसे ताकतवर और तेज फाइटर जेट्स में एक है। ये भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI है। फ्लाइंग लांसर स्क्वाड्रन का ये Su-30, जो कि मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट है, दरअसल ये अपनी पूरी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल के अलग अलग जगहों पर कॉम्बैट एयर पेट्रोल के तौर पर इसका डिप्लॉयमेंट है। कुल मिला के 8 से 10 मिनट का स्क्रैम्बल टाइम, यानी अगर कोई एनिमी एयरक्राफ्ट सामने आ रहा है तो उससे निपटने के लिए महज 8 मिनट के अंदर ये अपने पूरे एयर डोमिनेंस के साथ ये दुश्मन के फाइटर एयरक्राफ्ट को एंगेज करने की क्षमता रखता है। ठीक ऊपर इस समय Su-30 MKI अपने पूरी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ यहां पर वर्टिकल चार्ली त्रिशूल फॉर्मेशन के साथ अलग अलग मैनूवर कर रहा है, लो लेवल फ्लाइंग कर रहा है। दरअसल ये बताता है कि भारतीय वायुसेना के ये एयर वॉरियर्स किसी भी एनिमी के एयरक्राफ्ट को पूरी तरह से कैपेबल हैं पीछे खदेड़ने के लिए। और यही वजह है कि जब एयर स्ट्राइक की गई तो उसके बाद कॉम्बैट एयर पेट्रोल के तौर पर ये Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे थे। हम आपको ये भी बता दें कि इस समय मॉडर्नाइजेशन के तहत Su-30 MKI रफाल को कॉम्प्लीमेंट करते हुए भारतीय वायुसेना की मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी जो पावर है उसको बढ़ाता है। इसीलिए कॉम्बैट एयर पेट्रोल के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी भारत चीन की सरहद, उसके अलावा भारत पाकिस्तान की सरहद जो लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर पर इसे डिप्लॉय किया गया है। ये फ्लाइंग लांसर स्क्वाड्रन का Su-30 MKI है जो इस समय डल के ठीक ऊपर अलग अलग मैनूवर कर रहा है। सुखोई ने दुश्मन की मिसाइलों से बचने का ट्रेलर दिखाया। ये थर्मल फ्लेयर्स हैं जो शत्रुओं की मिसाइलों को कंफ्यूज कर देते हैं। तैयारी पक्की है। तस्वीरें बता रही हैं कि अगर युद्ध हुआ तो भारतीय वायुसेना कितनी तेजी से करारा प्रहार करेगी। डल लेक के ऊपर सुखोई की करतब देखकर सबका जोश हाई हो गया। सुखोई 30 MKI ने आसमान में उड़ान भरते हुए 360 डिग्री टर्न लेकर दिखाया और यह करतब सुखोई के अलावा कोई और फाइटर प्लेन नहीं कर सकता। दुश्मन के रडार और साथ में एनिमी एयरक्राफ्ट को डॉज करने के लिए ये लो लेवल फ्लाइंग की जाती है। इसकी रेंज करीबन 300 मीटर्स पर है और ये Su-30 अलग अलग मैनूवर कर रहा है और सीधा 360 डिग्री टर्न और मैनूवर करते हुए ये सीधा आकाश की तरफ यानी बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है और ये मल्टीपल डायरेक्शनल मैनूवर है। और ये बताता है कि इस समय एयर सुपीरियरिटी रोल में ये Su-30 पूरा 360 डिग्री टर्न लेते हुए दुश्मन के फाइटर एयरक्राफ्ट को एंगेज करने की क्षमता रखता है। ये इसका फ्री फॉल है और यही वजह है कि कॉम्बैट एयर पेट्रोल के तौर पर Su-30 इस समय पूरी फॉरवर्ड लोकेशंस के एयर बेसिस पर डिप्लॉयड है और ये लो लेवल फ्लाइंग की जा रही है। चारों तरफ यहाँ पर जो पहाड़ हैं उन पहाड़ों के बीच में से Su-30 की ये गर्जना जो कि 2.0 मैक की ये मैक्सिमम स्पीड लिमिट के साथ जा सकता है। उसके अलावा इसमें जो वेपन सिस्टम है यही नहीं बल्कि जो बाकी इक्विपमेंट्स लगे हैं उन सभी के आधार पर ये Su-30 की लिथैलिटी को बढ़ाता है। जम्मू कश्मीर में 14 साल के बाद एयर शो हुआ। यहां पर लोगों के सबसे करीब चिनूक हेलीकॉप्टर आया। इसकी गरज जब घाटी में गूंजी तो कश्मीरी हैरान हो गए। अब तक यहां के लोगों ने चिनूक को सिर्फ टीवी पर देखा सुना था, लेकिन डल लेक के ऊपर काफी देर तक चिनूक मंडराता रहा।
ये भारतीय वायुसेना के फेदरवेट चिनूक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स हैं। कुल मिला के 10 टन कैपेसिटी के साथ ये आसानी से इक्विपमेंट्स यहाँ तक कि M777 अल्ट्रालाइट हॉविट्जर जैसी आर्टरी गन्स को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं और इस समय डल लेक के ठीक ऊपर ये मैनोवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इसे 25 मार्च 2019 को खरीदा गया और फिर भारतीय वायुसेना का यह हिस्सा बना। इस समय चिनूक हेलीकॉप्टर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल की अलग अलग लोकेशन पर डिप्लॉय है। हम आपको बता दें कि दरअसल ये एक एस हेलीकॉप्टर है जो कि स्ट्रेटेजिक तौर पर भारतीय वायुसेना के मूवमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट्स, साथ में आर्म्स, एम्युनिशंस, वेपन सिस्टम और यही नहीं बल्कि HATR में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस एयर शो ने पाकिस्तान की टेंशन क्यों बढ़ा दी है, इसकी पूरी वजह भारत और पाकिस्तान के नक्शे पर समझिए। श्रीनगर से इस्लामाबाद की दूरी 167 किलोमीटर है और POK का मुजफ्फराबाद तो सिर्फ 125 किलोमीटर दूर है। इंडियन एयरफोर्स से सुखोई और मिग फाइटर जेट अगर 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरे तो महज 6.5 मिनट में ये दूरी तय कर लेंगे। बालाकोट के बाद पाकिस्तान को हमेशा सर्जिकल स्ट्राइक का डर सताता है और इस एयर शो ने पाकिस्तान में इंडियन एयरफोर्स के खौफ को और बढ़ा दिया है। सिर्फ फाइटर जेट्स ही नहीं, इंडियन एयरफोर्स की एरोबैटिक टीम ने भी कश्मीर को हैरान कर दिया है। आकाश गंगा एरोबैटिक स्क्वाड्रन के पैरा जंपर्स ने आसमान से छलांग लगाई और हवा में तरह तरह के करतब दिखाने के बाद पैराशूट की मदद से परफेक्ट लैंडिंग की। छतरी माता की जय बोलकर 8000 फीट की हाइट पर Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर से जंप लगाते हुए ये है आकाश गंगा टीम। भारतीय वायुसेना की आकाश गंगा टीम ये ट्रेन्ड पैराट्रूपर्स हैं और ये सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी तरह से ट्रेन करते हैं। आगरा के पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल से यहां तक का सफर एक भव्यता की ओर इशारा करता है। डल के ठीक ऊपर Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर से इन्होंने 8000 फीट की हाइट पर जब ये जंप ली तो हाथों में तिरंगा लिए और साथ में अलग अलग फॉर्मेशंस के साथ इस समय ये पैराट्रूपर्स नीचे ठीक जो मंच है VIP का उसके ठीक सामने की तरफ जा रहे हैं। दरअसल ये इंस्पायर करता है यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को, ताकि ये बता सके कि भारतीय वायुसेना हर तरीके से सक्षम है, चाहे दुश्मन के एरिया में घुसकर ऑपरेशन करना हो या फिर यहाँ पर जो युवा है उनको इंस्पायर करना। डल लेक के एयर शो की शुरुआत में माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट उड़ा। इस 2 सीटर एयरक्राफ्ट से वायु सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है। ये एयरक्राफ्ट करीब 2 से 2.5 घंटे तक लगातार हवा में उड़ सकता है। सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम के विमानों की कलाबाजियां देखकर हर कोई दंग रह गया। सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम की सटीक उड़ान और आसमानी स्टंट्स ने कश्मीर के लोगों का दिल जीत लिया। पहाड़ियों से घिरी डल लेक पर सुपरसोनिक फाइटर जेट्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। 90 मिनट के शो के लिए एयरफोर्स ने कई महीनों तक मेहनत की। अब ये समझिए कि इस एयर शो को 100% एक्यूरेसी के साथ पूरा करना कितना बड़ा चैलेंज था और इंडियन एयरफोर्स ने इस चुनौती का मुकाबला कैसे किया। बहुत बड़े चैलेंजेस थे। चैलेंजेस जैसे कि आसपास की पहाड़ियाँ जो किसी भी जहाज़ के लिए घातक हो सकती हैं। चैलेंजेस जैसे यहाँ के परिंदे, बर्ड एक्टिविटी बहुत है डल लेक के चारों तरफ। और तीसरा चैलेंज इंजन परफॉर्मेंस थोड़ी सी घट जाना जब आप 1.6 किलोमीटर्स अबव मीन सी लेवल आ जाते हैं। और ये चैलेंजेस एक के बाद एक हमने हैंडल किए। पहला चैलेंज हमने हैंडल किया अपनी बेटर प्लानिंग से कि हमने पहाड़ियों के आसपास ऐसे रूट बनाए कि कोई रिस्क इतना ना बढ़े कि ख़तरा ज़्यादा हो जाए जहाज़ को। रिस्क हमेशा होता है लेकिन रिस्क हमने इतना नहीं बढ़ाया। दूसरा ख़तरा हमने अपनी ट्रेनिंग और हमारी एयर वॉरियर्स की टीम्स थी जिन्होंने हमें परिंदों के बारे में आगाह किया और हमने अपने पायलट्स को बताया कि झील के किस हिस्से में हम क्या हाइट मेंटेन कर सकते हैं जिससे वो सेफ रहें। और तीसरी चुनौती जो हमारे सामने थी वो थी इंजन परफॉर्मेंस।
लेकिन हमें फ़ख्र है कि हमारे सारे पायलट्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और उनकी ट्रेनिंग ने ये मुमकिन किया कि वो ऐसा कर सकें। ये एयर शो आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का हिस्सा था। डल लेक पर इस एयर शो को नाम दिया गया गिव विंग्स टू योर ड्रीम, यानी अपने सपनों को पंख। आसमानी उड़ान की ये तस्वीरें कश्मीरी नौजवानों को एयरफोर्स में शामिल होकर अपना सपना पूरा करने का सबसे बड़ा मौका देगी। बहुत इंस्पायरिंग था हमारे लिए, बहुत इंस्पायरिंग था। हमें बहुत जर्स देखने को मिले, बहुत इंस्पायरिंग था। ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग था, इससे बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली है। मतलब हमारी सोल्जर्स क्या करते हैं हमारे लिए, बहुत कुछ सीखने को मिला है हमें। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब हमारे कश्मीर में ये सब हो रहा है। सो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग ये बहुत अच्छा था। मतलब एक हिसाब से इट वॉज इंस्पायरिंग कि यंग लोगों को समझ आ रहा है कि एयरफोर्स की ड्यूटीज़ क्या होती हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या होती हैं, वो किन चीज़ों से सफ़र करते हैं। सो इट वॉज वेरी इंस्पायरिंग फॉर। नया कश्मीर इंडियन एयरफोर्स में शामिल होकर देश के दुश्मनों को खत्म करना चाहता है, लेकिन सीमा पार बैठा पाकिस्तान अब भी आतंकी भेज रहा है और इंडियन आर्मी चुन चुन कर कश्मीर के दुश्मनों को खत्म कर रही है। आज जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में 2 आतंकियों का एनकाउंटर किया गया। टेररिस्ट के पास भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिले। मारा गया आतंकी जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेता वसीम बारी, उनके भाई और पिता की हत्या में वांटेड था। पुलिस और सुरक्षा बलों के ज्वाइंट ऑपरेशन में मारे गए आतंकियों में एक पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आया था। आज सुरक्षा बलों ने आतंकियों से वसीम बारी और उनके परिवार की हत्या का बदला ले लिया। बांदीपुरा पुलिस की तरफ से आपको अपील की जाती है कि आप जितने भी मिलिटेंट अंदर हैं, आप अपने हथियार डाल दें और बाहर निकल आएं। आपसे अपील की जाती है कि आप हथियार अंदर छोड़कर अपने हाथ बिल्कुल ऊपर करके बाहर आ जाएं। आपको पूरा मौका दिया जाएगा कि आपके साथ कानूनी इंसाफ किया जाएगा। बांदीपुरा का ऑपरेशन कितनी बड़ी कामयाबी है, जो टेररिस्ट मारे गए किस आउटफिट से, क्या डिटेल है? ये हमारे लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लास्ट ईयर जो बीजेपी के लीडर थे वसीम वारी साहब, उनके किलिंग में उनके फादर उनके ब्रदर के किलिंग में इन्वॉल्व था। ये बाकी 2 टेररिस्ट को पहले वो न्यूट्रलाइज कर चुके थे, सजाद हैदर और एलिटी वाले को, एक पाकिस्तानी को, ये बच गया था। आज के इनकाउंटर में दोनों को मारे जाने से ये केस उनका ऑलमोस्ट खत्म हो गया। बांदीपोरा की तरह उरी सेक्टर में पाकिस्तान की एक और कोशिश फेल हो गई। उरी सेक्टर में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की। इंडिया टीवी की टीम ने इस लोकेशन से ग्राउंड रिपोर्टिंग की। यह कश्मीर के सबसे मुश्किल इलाकों में एक है। यहाँ मौजूद पहाड़ और जंगल आतंकियों का एनकाउंटर और मुश्किल बढ़ा देते हैं। हम इस वक्त उड़ी सेक्टर के हथलोंगा गांव में मौजूद है। इस इलाके की निगरानी करना एक जवान के लिए बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि इस गांव की बात करें तो ये गांव जो है एलओसी से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है और यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर पीओके की पोस्ट है और इसी हथलोंगा गांव से मिलिटेंट्स भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ एक जवान की ड्यूटी जो है वो काफ़ी कठिन होती है, क्योंकि इस रूट की बात करें तो यहाँ बेहद कम रास्ते चलने के लिए होते हैं और साथ ही साथ जो रास्ते चलने के लिए है वो सिर्फ महज 1 फीट के आसपास है। और 2002 में इसी जगह पर जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं, यहां पर मिलिटेंटों ने एक आईईडी प्लांट की थी, जिसमें भारतीय सेना के 2 जवान अपनी जान गंवा बैठे थे। ये आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है। हमने फायर ही सुना, बाकी तो सुना अंदर रहते, हम चाय पी रहे थे, हम काम करने के लिए जा रहे थे। बाद में दोपहर को पता लगा 3 मारी गई ना। तो मिलिटेंट यहाँ पर होता है, 0 लाइन है, यहाँ पर कभी भी कुछ हो सकता है क्योंकि इलाका ही ऐसा है। टाइम था, फायर की आवाज़ हमने सुनी थी। कितनी देर तक फायरिंग हो रही थी? 4-5 मिनट हुआ है सर।
उरी सेक्टर में सिर्फ एक हफ्ते में 2 बार आतंकी घुसपैठ की कोशिश हुई। एलओसी पार पाकिस्तान ने आतंकी भेजने वाले लॉन्च पैड बना रखे हैं। अभी पीओके में जबरदस्त हलचल है। सर्दियां शुरू होने से पहले पाकिस्तान की कोशिश ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को भेजने की है, क्योंकि बर्फ गिरते ही सारे पहाड़ी रास्ते बंद हो जाते हैं। हम जिस जगह पर खड़े हैं इसे जीरो लाइन कहा जाता है। मेरे पीछे आप जो ये पहाड़ियां देख रहे हैं ये पीओके की पहाड़ियां हैं और यहाँ से महज सिर्फ 1 घंटे का पैदल रास्ता है और हम यहाँ से पीओके की सीमा में पहुंच सकते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं यहाँ पर 3 पोस्ट्स है पीओके की और इसी घने जंगलों के बीच में से सीमा पार से घुसपैठ कराने की कोशिशें जो है वो लगातार पिछले कई सालों से जारी है। उनका काम है इन्फॉर्मेशन करना, लेकिन जो हम लोगों का वही जो इन्फॉर्मेशन जनरेट करके या तो एलसी पे नेट फ्लैश कर दिया जाए या अगर हिंटरलैंड में आ गया तो मार जाए। पहला अटेम्प्ट किया था बांडीपुर में, तो हिंटरलैंड में बांडीपुर में के 4 टेररिस्ट को मारा गया था। उड़ी में आप देख रहे थे 2 दिन पहले 3 टेररिस्ट मारे गए। आज भी इनकाउंटर चल रहा है, तो जवाब हम लोग देते रहेंगे। आतंकवादी घुसपैठ कराना पाकिस्तान की नेशनल पॉलिसी है। आसान लफ्जों में कहें तो पाकिस्तान टेररिस्ट भेजना नहीं छोड़ेगा। ठीक वैसे ही इमरान भी अपनी हरकतों से पीछा नहीं छुड़ा पाए। इंटरनेशनल मंच पर इमरान ने एक बार फिर तालिबान का साथ दिया। पाकिस्तान को इमरान की ये वकालत पसंद नहीं आई। इमरान को बयान दिए 36 घंटों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन पाकिस्तान अब तक अपने वजीर आजम को खरी खोटी सुना रहा है। इस वक्त आपके 3-4 लोग जो हैं उनकी क्या डिप्लोमेसी चल रही है, उनकी क्या एडवोकेसी चल रही है। हमारे कुरैशी साहब, मोईद यूसुफ साहब, इमरान खान साहब मुसलसल दुनिया की मिन्नतें करते नजर आ रहे हैं कि अफगानिस्तान पर डॉलरों की बारिश करें और हो सकता है वहां से कोई डॉलर स्लिप होकर पाकिस्तान भी आ जाए। आप कंफ्यूज हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी में, आप नर्वस हैं इस वक्त, लेकिन आप ऑर्गेनाइज नहीं है, आप चैनलाइज नहीं है। आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आपने क्या करना है। बहुत बड़ी गलती खान साहब ने की है जो इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के इस इजलास में नहीं आए। और दूसरी गलती सबसे बड़ी यह थी कि अगर खुद नहीं आए तो अच्छी टीम भेजना चाहिए थी और इनको टास्क देके भेजे, इनको बिजनेस क्लास की टिकटें ना देके भेजें कि जाओ वेकेशन कराओ। ऐसा लग रहा है मानो पूरा पाकिस्तान बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच सुन रहा था। मोदी के भाषण की तारीफ हो रही है और इमरान खान पर तनकीद हो रही है। मानो यूएन के मंच पर इमरान ने आवाज उठाकर पाकिस्तानियों का फ्यूचर प्लान ही बिगाड़ दिया है। और फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे देखिए हेडलाइंस में आज की बड़ी खबरें।